हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव का फास्ट ट्रैक रिवीजन फटाफट से पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव चैप्टर को। आई एम सी अखिलेश महेश्वरी, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अब डेरिवेटिव चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ऑब्वियसली जो आपको सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो गया है, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गया, और शेयर मार्केट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो किसी बच्चे के लिए इजी नहीं होता है उसको कैच करना। तो मैं सबसे पहले आज तुमको डेरिवेटिव के अंदर क्या करवाने जा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिकल लेकर आया, लाइव लेकर आया, जिससे तुमको चीजें विजुअलाइज हो। उसके बाद जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो तुमको बहुत आसानी से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को एक मैसेज करके बताओ, मैं तुमको कहाँ पे, तुमको जो स्क्रीन शो हो रही है वो कौन सी स्क्रीन शो हो रही है, फटाफट एक मैसेज करके बताओ कि तुमको जो स्क्रीन शो हो रहा है उस स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, ये कहाँ, कौन सा प्लेटफॉर्म है ये जहां मैं तुमको लेके आया। फटाफट मैसेज करके बताओ अगर किसी को कुछ भी आइडिया है तो। अच्छा छवि, वेरी गुड, फिर तो बहुत बढ़िया है फिर तो। हाँ हाँ ओके, स्टॉक मार्केट का ग्राफ है, निफ्टी है, और मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी बट अब नहीं है। अरे वाह, चलो बढ़िया है बढ़िया है, ठीक है फिर तो ठीक है छवि, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नंबर भी आप लोगों के पास होंगे, मैंने अभी ग्रुप में मैसेज भी किया था लास्ट, तो वहां से भी आप मेरे को कोई भी डाउट वगैरह हो ना पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्टॉक मार्केट का ग्राफ है वगैरह है। अच्छा, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया है ना, ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म। नाम सुना है जीरोधा का? ये स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह है जहां पर सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। ये ब्रोकर्स हैं, जीरोधा हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, शेर खान हुआ, है ना। अपना कोई किसी से कोई कमीशन नहीं है, बट हाँ मेरा अकाउंट जीरोधा में ओपन है, इसलिए मैंने जीरोधा से तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अभी ओके, तो सर ये क्या है, सबसे पहले ये जानो निफ्टी क्या होता है। आप शेयर्स लेना है, सर मेरे को है ना शेयर्स लेना है, कई बच्चे पूछते हैं मेरे को शेयर खरीदना है, मेरे को शेयर बेचना है, ये सब निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, देखो निफ्टी क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि निफ्टी क्या होता है। फटाफट से मैसेज करते चलो मेरे को, आप जितना जल्दी, ऑब्वियसली आपको तो टाइपिंग प्रैक्टिस आना चाहिए। निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है, शॉर्ट में समझाना ना, कोई बड़ा बड़ा अपने को नहीं समझना। निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है, सबसे पहले तो ये समझना। क्यों? क्योंकि अपने को हैजिंग वगैरह करना होता है तो निफ्टी की जरूरत होती है। आखिर निफ्टी क्या है, निफ्टी से ही हैजिंग क्यों, तो उसके लिए पहले निफ्टी को तो समझो। चलो मैं बताता हूं। हाँ, अगर कोई मैसेज करना चाहे फटाफट फटाफट मैसेज कर सकता है, मैं रीड करता चलूंगा उस मैसेजेस को भी। हाँ जी सर, निफ्टी तुमको पता है ये जितनी भी कंपनी, अच्छा पहले ये बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी? फटाफट से मैसेज करके बताओ, इसका तो आपको मैसेज करके बताओ, है ना, फटाफट से। अच्छा, हरीश और छवि ने कहा पब्लिक कंपनी है, रक्षिता ने भी कहा पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये पब्लिक कंपनी है। कोई सोचता है कि यार मुकेश अंबानी की प्राइवेट कंपनी हो, तो इस लेवल पे तुम हो नहीं कि हाँ ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है, तुम लोग फाइनल ट्रीट कर रहे हो, यस लिस्टेड कंपनी है। तो जब ये कंपनी ने आईपीओ लेकर आई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो कंपनी ने डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट में आपको शेयर्स दिए थे। बट अब अगर आपको रिलायंस कंपनी के शेयर लेने हैं तो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू आपको एक प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, वहां पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं। कोई लोग वहां पे शेयर बेचेंगे तभी आप वहां पे शेयर खरीद लेंगे। ओके, अब ये जो जितनी भी कंपनीज है, तो निफ्टी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री शेयर है सर, टाटा ये टीसीएस वगैरह ये शेयर्स हैं सर, कंपनीज हैं, टाटा कंपनीज वगैरह है, तो इन सब के शेयर्स लिस्टेड हैं। यस सर लिस्टेड है। कहां लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और यस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस रक्षिता, छवि, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज बनाए जहां कंपनीज क्या करती हैं, अपने को लिस्टेड करती है कि भैया हमको लिस्ट कर दीजिए, और अब हम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दूसरे लोग भी हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है जी। तो निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या कर रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम दिया गया निफ्टी का,
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को नाम दिया गया सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को नाम दिया गया निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को नाम दिया गया सेंसेक्स। सर ये क्या है, क्या नाम दिया गया? मैंने कहा सुनो, जितनी भी कंपनीज है वो या तो एनएससी या बीएससी पर लिस्टेड है और कुछ कंपनीज तो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होती हैं। लिस्टिंग क्राइटेरिया हम यहाँ नहीं जानने वाले, हम यहाँ प्रैक्टिकल जानने हैं। तो जितनी भी कंपनीज एनएससी पे लिस्टेड है उसमें से टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट करके, टॉप 50 कंपनीज ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट करके क्या बनाया गया है, निफ्टी का वैल्यूएशन किया गया है। अब वो ओवरऑल अगर टॉप 50 कंपनीज बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, उनका वैल्यूएशन बढ़ता है तो निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ता है। उन टॉप 50 कंपनीज का वैल्यूएशन अगर कम होता है, मार्केट वैल्यू कम होता है, तो निफ्टी का वैल्यू भी कम होता है। ओके, दैट मीन्स इन कंपनीज की वैल्यूएशन पे निफ्टी डिपेंड हुआ। यस, टॉप 50 कंपनीज में। ऐसे ही सेंसेक्स क्या है, टॉप 30 कंपनीज से मिलकर बना है। टॉप 30 कंपनीज से 30 कंपनी के फ्लक्चुएशंस पे सेंसेक्स का फ्लक्चुएशन डिपेंड करेगा। 30 कंपनीज ओवरऑल बढ़ रही है, सेंसेक्स बढ़ रहा है। 30 कंपनीज ओवरऑल कम हो रही है, सेंसेक्स डाउन हो रहा है। इन्हीं को हम मार्केट बोल देते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स को, कि मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, दैट इज निफ्टी और सेंसेक्स। ओके, कोई भी डाउट हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया भैया, निफ्टी 50 कंपनीज का एक बंच है, एक ग्रुप है। 50 कंपनीज ओवरऑल जब बढ़ती हैं तो निफ्टी बढ़ता है, 50 कंपनीज ओवरऑल जब डाउन जाती हैं तो निफ्टी भी डाउन जाता है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, चलो सर निफ्टी 50, और ज्यादातर ट्रेड निफ्टी 50 में ही होते हैं। जितने भी फ्यूचर और ऑप्शंस आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं ना, वो बीएससी में सिर्फ बोला जाता है कि होते हैं, बट एक्चुअली जहां वॉल्यूम है, जहां लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, वो निफ्टी ही होता है। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ इंडेक्स में निफ्टी लगा रखा है, सेंसेक्स नहीं लगा रखा। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है मतलब निफ्टी में काम करना है। ओके, और शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स में भी होता है फ्यूचर ऑप्शन ऑब्वियसली। अभी मैं दिखाता हूं वन बाय वन। अब आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, दैट इज कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है ना, समझते चलना, कैंडल स्टिक चार्ट है ये जो कैंडल्स है ना, ये यूं बनी हुई है, दिस वन। ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल भी है, सो इट इज ग्रीन कैंडल। दिस वन इज कैंडल स्टिक चार्ट। अब कैंडल स्टिक चार्ट मतलब क्या हुआ, और मैंने यहां पे निफ्टी का ले रखा है 5 मिनट का, कि 5 मिनट में निफ्टी में क्या फ्लक्चुएशन आया, निफ्टी बढ़ा कि कम हुआ। ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल आपको शो करती है कि उस 5 मिनट के ड्यूरेशन में निफ्टी बढ़ा है। सर हर कंपनी की शेयर प्राइस बीएससी की प्राइस कम होती है, एनएससी की ज्यादा, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ डिमांड सप्लाई के गेम की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। छवि ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता ना, थोड़ा बहुत होता है रेयर केस में, बहुत थोड़ा फ्लक्चुएशन, बहुत रेयर केस में ज्यादा डिफरेंस रहता है, सिर्फ डिमांड सप्लाई और कुछ नहीं ना। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसमें कैंडल्स मैंने बनाई। कैंडल्स का रोल क्या होता है, मैं अभी इसको आपको जूम करके भी दिखा दूंगा इसको, ठीक है, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा। दिस वन, ये देखिएगा, दीज आर कैंडल्स। अब कैंडल्स क्या शो करती हैं आपको, ग्रीन कैंडल आपको क्या शो कर रही है, ग्रीन कैंडल ये शो करती है कि इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में, अभी निफ्टी का चार्ट लगा रखा है अपन ने कैंडल स्टिक चार्ट, तो निफ्टी इस 5 मिनट के चार्ट में, मतलब 5 मिनट के ड्यूरेशन में ओपन यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हुआ, हाई यहां तक गया और लो यहां पर गया। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये आपको 4 वैल्यूएशन शो करता है। मतलब अगर किसी को कैंडल स्टिक कैंडल देखना आता है तो ये 4 वैल्यूज उस कैंडल को देख के पता लगा सकता है कि ओपन कहां पे हुआ, उसका लो कहां तक है, उस 5 मिनट की ड्यूरेशन में हाई कहां तक गया और क्लोज कहां पे हुआ। दिस इज कैंडल स्टिक पैटर्न। ऐसे ही रेड कलर आपको बताएगा कि ओपन यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हुआ, हाई यहां तक गया और लो यहां पे था। हाई और लो तो समझ में आया सर, ये ओपन और क्लोज, पहले आपने ओपन ऊपर की तरफ लिख दिया रेड में और ग्रीन में ओपन नीचे की तरफ लिखा है। रीजन है ना, ओपन अगर यहां पे होगा और क्लोज हाई प्राइस पर होगा तभी तो ग्रीन कैंडल जनरेट होगा। ओपन लो वैल्यू पे होगा, क्लोज हाई वैल्यू पे होगा, तभी तो एक ग्रीन कैंडल जनरेट होगा। दैट मींस उस ड्यूरेशन में निफ्टी बढ़ा है। और ओपन ज्यादा पर होकर क्लोज कम पे होगा, दैट मींस उस ड्यूरेशन में निफ्टी डाउन हुआ है, तो वो रेड कैंडल बनेगा। दिस इज कैंडल। ओके, इस पार्ट को हम बॉडी पार्ट बोलते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये
ये जो लाइंस है इसको विक बोलते हैं, बॉडी पार्ट और विक पार्ट, समझते चलना, इंटरेस्टिंग पार्ट है, बता रहा हूँ प्रैक्टिकली बुक से हटके, ताकि आप उन चीजों को विजुअलाइज कर सके, एक्चुअली इंटरेस्ट आए तुमको। तुमको क्या लग रहा है मार्केट अभी चल रहा है क्या? तुमको दिख रहा होगा ये लास्ट कैंडल कंटिन्यू मूव कर रही है, लास्ट कैंडल कंटिन्यू मूव कर रही है, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से ये लास्ट कैंडल देखो मूव कर रही है, और अभी ये कैंडल कंप्लीट होकर 159 हो रहे हैं, जैसे ही 2 o'clock हो जाएगा उसके बाद नई कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस 5 मिनट के ड्यूरेशन में अपना क्या रहा है, इस टाइम फ्रेम को हम चेंज भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 वीक, जिस ड्यूरेशन के लिए आप चाहते हैं उस ड्यूरेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन, क्या आप निफ्टी जैसे शेयर, एसबीआई का शेयर जाके आप खरीदना चाहें तो एसबीआई का शेयर खरीद सकते हो? क्या आप देखो जैसे ही 2 बजे नई कैंडल स्टार्ट हो गई है, जैसे ही 2 बजना स्टार्ट हुआ घड़ी में नई कैंडल स्टार्ट हो गई, वो कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है, वो कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, इन अगेन रेड कैंडल बन रहा है और मार्केट गिर रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा है और बहुत स्पीडली गिरे जा रहा है, राइट। अच्छा मेरा क्वेश्चन, जैसे आप जाके एसबीआई शेयर खरीदते हो, आपके पॉकेट में 600 रुपए है मान लो, और आपने वहां से जाके शेयर एसबीआई का एक शेयर खरीद लिया, ब्रोकरिंग फर्म पे जाके एसबीआई का शेयर खरीदना है, मैंने कहा यहाँ पे मैंने देखा एसबीआई का रेट क्या चल रहा है, ये एसबीआई मैंने लगाया SBIN, ओके, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये रहा, मुझे एसबीआई का शेयर खरीदना है, अभी रेट चल रहा है 465, तो मैं यहाँ पे गया, बाय का बटन प्रेस किया, बाय का बटन प्रेस करते एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये मैं हटा देता हूँ, बॉडी और विक वगैरह, बॉडी पार्ट विक पार्ट वगैरह देखना आप, ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए ना बस, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए, अपने एग्जाम में तो बॉडी विक पूछने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी समझना अच्छा है। नाउ अब देखो, जैसे ही मैंने एसबीआई के लिए बाय का सिलेक्शन किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पे क्वांटिटी में लिखा हुआ है 1, अपने आप लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स अगर मैं शेयर खरीदने जाऊं तो मैं एक शेयर भी खरीद सकता हूं एसबीआई का। इंट्राडे मतलब आज ही खरीद कर आज ही बेचूंगा, आज अगर मैंने खरीदा है तो आज ही 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, 9:15 से 3:30, 9 बजे चालू हो जाता है प्री ओपनिंग, 9:15 बजे आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे, हालांकि 9 से 9:15 के बीच में भी प्री ओपनिंग में ट्रेडिंग होती है, बट फिर भी 9:15 से 3:30 बजे तक नॉर्मली आप ट्रेड करते हो, तो दैट मीन्स इंट्राडे मतलब आज खरीदकर आज ही बेचना, या फिर आज बेचकर आज ही खरीदना। क्या आपको पता है, यस और नो बताना, कि मैं सुबह एसबीआई बाय करके शाम को सेल करता हूं तो इसे इंट्राडे बोलते हैं। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सुबह बेचकर शाम को खरीद लूं? यस, छवि ने कहा यस, सुबह बेचकर शाम को खरीद सकते हैं। ओके, बाकी और लोग बताना, क्या मैं सुबह एसबीआई का शेयर बेचकर, मेरे पास नहीं है एसबीआई का शेयर, मेरे पास एसबीआई का शेयर नहीं है, क्या मैं सुबह एसबीआई का शेयर बेचकर शाम को खरीद सकता हूं? यस, कर सकता हूं, इसे शॉर्ट सेल्स कहा जाता है, इसे शॉर्ट सेल्स कहा जाता है। यस, ठीक है जी, मैं कर सकता हूं ऐसा। तो ये हुआ इंट्राडे। अच्छा, इंट्राडे की जगह दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब आज आपने शेयर खरीदा और अब आप क्या करेंगे, इसको अपने पास पड़े रहने देंगे। आप चाहे तो आप बेचना, आप चाहे तो आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन बेचे, जब चाहे तब बेचें। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आपने लिया, जब आपको लगे शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आप बेच देना, दैट इज डिलीवरी, इसको बोला जाता है डिलीवरी। एसबीआई का एक शेयर का आप डिलीवरी ले सकते हैं। इंट्राडे तो सेम डे सेटल हो गया ना। लॉन्ग टर्म मतलब कल परसों, जब आपकी इच्छा हो, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, जब आप बेचना चाहें आप बेच देना। डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने साल जिए और आप कितने साल बेच सके, या फिर कोई और भी आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन। मेरा एक सवाल, क्या आप ऐसे ही निफ्टी खरीद सकते हैं? क्या आप ऐसे ही निफ्टी खरीद सकते हैं? बोलिए। मेरा एक सवाल, क्या आप ऐसे ही निफ्टी खरीद सकते हैं? ओके, एक बच्चे ने बोला यस, छवि ने कहा यस, और कोई? मानसी, रक्षिता, हरीश, क्या ऐसे ही आप निफ्टी खरीद सकते हैं? ओके, यस। देखिए निफ्टी, मैं यहां पे गया, एसबीआई बाय सेल लिखा हुआ है, टीसीएस बाय सेल लिखा हुआ है, बी और एस दोनों का साइन है, राइट, दिख रहा है। बट जब मैं निफ्टी पे अपने कर्सर को लेके गया तो वहां पे बाय और सेल का साइन मिसिंग था। क्यों?
क्योंकि मैं निफ्टी यूं बाय और सेल नहीं कर सकता। मुझे अगर निफ्टी बाय और सेल करना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। दैट इज डेरिवेटिव, दैट इज योर चैप्टर जो हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो स्पॉट मार्केट की बातें हो रही थी ना एसबीआई की, तो स्पॉट मार्केट में जैसे मैं एसबीआई का शेयर जाके खरीद सकता हूं, इंट्राडे और डिलीवरी ले सकता हूं, निफ्टी में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि निफ्टी इज नॉट अ शेयर, निफ्टी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे मैं बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता। निफ्टी के लिए मुझे डेरिवेटिव, निफ्टी में अगर मुझे परचेज सेल करना है तो डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा, दैट इज निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अब अगर मैं देखूं यहां पर मैंने लिखा निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर लिखते ही यहां पर क्या आया, निफ्टी मई फ्यूचर, निफ्टी जून फ्यूचर और निफ्टी जुलाई फ्यूचर। फिर बैंक निफ्टी भी है, फाइनेंस निफ्टी भी है। निफ्टी की 3 सीरीज एट ए टाइम यहां पे शो की गई, मैं तीनों को ऐड कर लेता हूं, प्लस प्लस प्लस। इससे आपको क्या सीखने को मिला कि निफ्टी के अंदर जो डेरिवेटिव है निफ्टी फ्यूचर, वहां पर एट ए टाइम 3 क्लोजिंग, 3 सीरीज चलती है। अभी मंथ कौन सा चल रहा है, मई मंथ चल रहा है। मई मंथ आज डेट क्या है, 22 है या 23 है, आज 23 है, 23 में मंडे। जो फ्यूचर की क्लोजिंग होती है, एक्सपायरी होती है, हर मंथ की एक्सपायरी वो होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ओके। तो जो निफ्टी में फ्यूचर है वो एक्सपायर कब होगा सर? निफ्टी फ्यूचर क्वेश्चन है, हाँ एवरीवन पे मैसेज करना ना सब लोग, गुड सर। निफ्टी फ्यूचर बाय सेल करने से हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का नहीं करते, नहीं। निफ्टी इज अ इंडिकेटर ऑफ 50 कंपनीज, ठीक है ना, 50 कंपनीज से मिलकर बना है, तो 50 कंपनीज में ओवरऑल फ्लक्चुएशन को शो करता है, तो किसी पर्टिकुलर का नहीं है। हाँ जी, पर्टिकुलर शेयर का करना है तो पर्टिकुलर शेयर में चलिए, जैसे पर्टिकुलर शेयर्स में अगर मुझे करना है एसबीआई का, मैं एसबीआई में गया, एसबीआई का फ्यूचर मैंने ओपन किया। एसबीआई के फ्यूचर में भी 3 सीरीज है, मई सीरीज, जून सीरीज और जुलाई सीरीज। तो जब भी आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो एट ए टाइम 3 सीरीज चलती है, ठीक है ना। मई मंथ चल रहा है, जब तक लास्ट थर्सडे ऑफ मई नहीं आ जाता, जब तक लास्ट थर्सडे ऑफ मई नहीं आ जाता तब तक मई सीरीज, जून सीरीज और जुलाई सीरीज ओपन रहती है। बोलो क्लियर है क्या? चाहे निफ्टी की हो चाहे किसी भी शेयर्स की हो, चाहे निफ्टी की हो चाहे किसी भी शेयर्स की हो। बोलो, पहले फ्यूचर की बातें करेंगे बाद में ऑप्शन की बातें करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? 3 सीरीज, 3 एक्सपायरी, यस 3 एक्सपायरी होती है। आप चाहें तो मई एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो जून एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो जुलाई एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही हेजिंग अगर आपको करना होता है, आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखे हैं हेजिंग वगैरह, तो आप 3 सीरीज में से किसी भी सीरीज के लिए हेजिंग के लिए सौदा कर सकते हैं। ओके ओके रक्षिता, मानसी, कहीं पे भी आपको लगे कि मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूं तो मुझे बता देना, क्योंकि है तो ये फास्ट है, फटाफट पढ़ाना है, लेकिन फिर भी बता देना मुझे। जहां जितना आप बोलोगे ना उतना मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, यस नो वगैरह सब कुछ। ओके, अब यहां पे देखो मई फ्यूचर, जून फ्यूचर, इन सब में बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लो मई सीरीज तो एंड होने वाला है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं जून सीरीज के लिए सौदा करता हूं। मेरे को निफ्टी फ्यूचर बाय करना है। बाय करते ही यहां पर क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, 50 क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है, फ्यूचर में अगर मुझे ट्रेड करना है तो लॉट में डील करना पड़ेगा। एक लॉट निफ्टी का क्या है, 50 यूनिट कवर करता है, 50 यूनिट। मतलब अगर एट ए टाइम मुझे एक निफ्टी फ्यूचर खरीदना है तो 50 क्वांटिटी खरीदनी होगी निफ्टी की, 50 क्वांटिटी निफ्टी की मुझे खरीदनी होगी, एक लॉट 50 क्वांटिटी का। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्यूचर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो एक्सपायरी डेट होता है वो फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट को होगा, रेट भी फिक्स होता है, ये रेट भी फिक्स है, क्वांटिटी भी फिक्स होता है, लॉट साइज फिक्स होता है, फ्यूचर लॉट में डील करता है, सेबी से रिस्क फ्री होता है। क्यों? क्योंकि इसके मीडिएटर में सेबी होता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को। ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में।
अच्छा, इसके लिए आपसे पैसा कितना चार्ज किया जा रहा है? मार्जिन रिक्वायर्ड। याद है फ्यूचर का सौदा जब हम करते हैं तो अपने को कुछ मार्जिन डिपॉजिट करवाना पड़ता है, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, ये सब बताऊंगा क्या होगा इनिशियल मार्जिन, क्या होगा मेंटेनेंस। दिस वन इज इनिशियल मार्जिन। इतना पैसा जमा करवाओ और आपको फ्यूचर का सौदा करने दिया जाएगा, आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तो सर फ्यूचर बाय करके क्या होगा, क्यों बाय करते हैं? मुझे यहां से लग रहा था कि निफ्टी का वैल्यू बढ़ेगा, मुझे यहां पे लग रहा था कि शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैं फ्यूचर बाय करूंगा। जैसे अभी 16,237 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये ना जून तक, जून सीरीज का किया ना, तो मुझे लग रहा है जून सीरीज तक 17,000 चला जाएगा। एक बात बताओ, फटाफट मैसेज करके बताना, अभी मान लीजिए 16,250 पे मेरी बाइंग हो, 16,250 फॉर इजी कैलकुलेशन, और जून एंडिंग तक ये 17,000 हो जाए। एक निफ्टी फ्यूचर मैंने बाय कर लिया है ना, निफ्टी फ्यूचर मैंने बाय कर लिया है। आप मुझे बताएं मुझे कितने का फायदा होगा, मैसेज करके आप मुझे बताएं, मैसेज करके मुझे कितने का फायदा होगा। 16,250 पर मैंने निफ्टी फ्यूचर बाय किया है, तो ऑब्वियसली सेल भी करना पड़ेगा लास्ट थर्सडे ऑफ जून से पहले पहले, एक्सपायरी लास्ट थर्सडे है, तो जून सीरीज का सौदा किया है तो लास्ट थर्सडे ऑफ जून है। तो क्या मुझे बता सकते हैं मुझे कितने का फायदा होगा? ओके, एनके ने कहा 37,500, हरीश ने भी कहा 37,500, 37,500। बाकी के लोग कैसे फायदा हुआ? सर 17,000 हो गया है 16,250 से। दैट मीन्स जब मैंने बाय किया तो ये 16,250 था, जब मैं सेल करूंगा, होप सो कि मैंने सोचा था मार्केट बढ़ जाएगा और मार्केट बढ़ जाता है, मैंने जैसा सोचा वैसा हो जाता है। तो अगर मार्केट 17,000 हो जाए तो मुझे क्या होगा? 750 रुपए का फायदा होगा, राइट? 750 रुपए का फायदा किस पर? एक क्वांटिटी पर, एक निफ्टी की वैल्यू चल रही है 16,250, 17,000 हो जाएगी तो 750 का एक निफ्टी पर, एक क्वांटिटी पे फायदा होगा। और मुझे अगर फ्यूचर का सौदा करना है तो 50 क्वांटिटी में एक साथ डील करना पड़ता है, एक लॉट इक्वल्स टू 50 क्वांटिटी, तो उसको इंटू कर दो 50, 37,500 रुपए। यस हरीश, यस एनके, 37,500 रुपीज का मुझे फायदा हो जाएगा। सिर्फ कितने रुपए लगाकर? सिर्फ 1,04,909 रुपए लगाकर मुझे 37,500 रुपए का फायदा हो जाएगा। दैट इज 30%, मोर देन 30%, ठीक है ना, इन अ सिंगल मंथ, क्योंकि मैं एंड हो चुका है जून लास्ट तक। 30% एक महीने में कमा सकता हूं मैं, अगर मेरा प्रिडिक्शन सही हुआ तो। चलिए जी, ये है निफ्टी फ्यूचर। अब मैं बात करूं, अगर क्या ऐसा ही शेयर्स के स्टॉक फ्यूचर में भी हो सकता है क्या? ऐसा ही स्टॉक फ्यूचर में भी हो सकता है क्या? मैंने कहा देखते हैं। ये एसबीआई रहा, एसबीआई में भी 3 सीरीज, मई, जून और जुलाई। अगर जुलाई सीरीज की मैं बाय करूं, अच्छा एसबीआई का जब तुमने ये वाला क्लिक किया था स्पॉट मार्केट, तो बाय की क्वांटिटी में क्या आ रहा था? एक। मतलब अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर आपको शेयर्स की डिलीवरी लेनी है तो आप एक शेयर की डिलीवरी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में डील करना है तो देखिएगा जरा, अगर आपको एसबीआई फ्यूचर बाय या सेल करना है, सर इसमें भी पहले बाय और सेल ही करना पड़ेगा बाद में, या पहले सेल और फिर बाय भी कर सकते हैं? यस, आप पहले सेल और बाद में बाय भी कर सकते हैं। क्वांटिटी देखो कितना, क्वांटिटी कितना बोला? 1500 क्वांटिटी। इससे पक्का हो गया कि भैया फ्यूचर में क्या चलता है? लॉट चलता है। लॉट में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। 1 लॉट इक्वल्स टू, एसबीआई का कितना है? 1500 क्वांटिटी। सब शेयर्स का अलग अलग होता है उसके वैल्यूएशन के बेसिस पर। 1500 क्वांटिटी का आपको ट्रेड करना पड़ेगा एक साथ, आप एक क्वांटिटी का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रेट 456 चल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर आप डिलीवरी लेते 1500 शेयर्स की तो आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? मैं यहां पे लिखता हूं 1500 रुपए, 1500, 1500, 1500 शेयर्स, 464 रेट चल रहा है। मेरे को कितना पैसा देना पड़ता? 6,96,000 रुपीज।
आखिर क्यों लोग फ्यूचर में डील करते हैं? कोई तुमसे पूछ ले फ्यूचर क्यों करते हो, स्पॉट ही ले लो, पैसा है आपके पास तो फ्यूचर ही क्यों? तो देखो स्पॉट मार्केट में अगर आपको 1500 शेयर्स खरीदने ना तो 6,96,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। 6,96,000 पूरा कंप्लीट वैल्यू आपसे ले लिया जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो 1500 इंटू 464.14, इतना ही आ रहा होगा अमाउंट, 1500 इंटू 464.15। यस इट इज 6,96,000 अराउंड। लेकिन अगर आप यही एसबीआई का फ्यूचर बाय करते हैं तो आपको क्या इतने रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने से काम चल गया। आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने से काम चल गया और फायदा उतना का उतना ही से। इसीलिए यहां पर अपने को पूरा पैसा कंप्लीट अमाउंट नहीं देना पड़ता, यहां पर सिर्फ मार्जिन डिपॉजिट होता है। मार्जिन दैट इज इनिशियल मार्जिन, दैट इज इनिशियल मार्जिन। सिर्फ मार्जिन मनी जमा करवाओ और आप फ्यूचर का सौदा कर सकते हैं। डन है यहां तक? बोलो। इसीलिए फ्यूचर में सौदा किया जाता है। अगर आपका आइडिया एकदम परफेक्ट है, आपको पता है कि मार्केट बढ़ने वाला है गिरने वाला है, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं शेयर मार्केट के, तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में डील करना चाहिए, कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा। डन, ठीक है, ओके। ऑप्शन का यहां तक तो एक बेसिक पार्ट कंप्लीट। अब इसमें सर डील कैसे होता है वो जानते हैं अपन। फ्यूचर के अंदर डील कैसे होता है, ऑप्शन की नहीं बात कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। 2,50,000 कैसे आया हरीश? ये डिसाइडेड रहता है इनका मार्जिन कितना लेना है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर। 2.5 लाख कैसे आया? ऑन बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर। देखो मैं आपको शो करता हूं। अगर आप जाएंगे जस्ट लाइक मैं एक और टैब ओपन करता हूं और यहां पे हम चलते हैं जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। हाँ, अपने को उसमें नहीं जाना ना, फॉर्मूला वगैरह के अंदर अपने से कोई पूछने वाला भी नहीं है जनरली, ठीक है ना। फॉर्मूला भी है बट नहीं कर रहे। देखो मार्जिन कैलकुलेटर, डायरेक्ट आओ यहां पर एनके दिस वन, आपको स्क्रीन शो हो ही रही है, एफ एंड ओ मार्जिन कैलकुलेटर, राइट। दिस वन, ये देखो यहां पर मैं आया, एक्सचेंज कौन सा? एनएफओ, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन, यस। प्रोडक्ट कौन सा? फ्यूचर, यस। सिंबल निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी मुझे करना है, अच्छा एसबीआई करना था ना, चलो एसबीआई, एसबीआई, ये एसबीआई का कौन सा सीरीज करना है? एसबीआई एन लिख दो यहां पर, एसबीआई एन, ये एसबीआई कंपनी बैंकिंग कंपनी आ गया। 30 जून के लिए मुझे करना है। 1500 क्वांटिटी अपने आप ले रखा है क्योंकि उन्हें पता है एक लॉट में 1500 बाय करना है। ये मैं जैसे ही ऐड करूंगा ना, ये देखना आप बाजू में स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन की वैल्यू जो अभी 0 है, दिस वन, ये चेंज हो जाएगी और टोटल मार्जिन डिसाइड होगा। देखो ये ऐड मैंने किया, स्लो है, प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो लग रही है आज। एसबीआई एन, देखते हैं, वेट करते हैं, हो जाएगा ये। चलो तब तक अपन कहीं और चलते हैं, आओ यहां पर आओ, डेरिवेटिव्स। हाँ, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको रोटेट होते हुए देखें, ठीक है ना। चल देखो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कल दिखा देंगे।
ओके, तो मार्जिन मनी आपसे कम पैसा चार्ज किया था, सिंपल। अब देखिए ये स्टॉक मार्केट इन इंडिया आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर शेयर किया है मैंने आपसे नोट्स, जो मेरे पढ़ाए हुए क्लासेस में नोट्स हैं। स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट। यहीं पे मैं हाईलाइट करता रहूंगा। एक स्पॉट मार्केट जो मैंने आपको बताया कि एसबीआई का शेयर, एक शेयर भी जाके ले सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, डिलीवरी भी ले सकते हो। दिस इज इंट्राडे एंड दिस इज डिलीवरी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कैश मार्केट में क्या कहा, ट्रांजेक्शंस आर फॉर इमीडिएट डिलीवरी, दैट इज इफ एन इन्वेस्टर purchases 100 shares of X Limited at the rate 700 per share, then he has to make a payment of 70,000। पूरा पैसा, जैसे एसबीआई में अपन को पूरा पैसा लग रहा था 1500 शेयर्स के लिए, तो उसको पूरा पैसा देना और डिलीवरी ले लेना। अब हालांकि स्पॉट मार्केट में दो तरीके से होता है, इंट्राडे भी चलता है और डिलीवरी भी चलता है। इंट्राडे में हालांकि आपको थोड़ा कम पैसा लगता है, इंट्राडे में हालांकि आपको थोड़ा कम पैसा लगता है, लेस मनी रिक्वायर्ड, थोड़ा कम पैसा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे मतलब आज ही खरीद कर आज ही बेचना है, या आज ही बेचकर आज ही वापस खरीद लेना है। ओके, तो इंट्राडे के अंदर आपको क्या करना होता है, कम मनी रिक्वायर्ड होता है, कम मनी। क्यों? क्योंकि सेम डे आप बाय करते हैं, सेम डे आप सेल कर देते हैं, सेम डे सेल करके फिर परचेज कर लेते हैं, तो वहां पे रिस्क इतना नहीं रहता है, और उनको पैसा कितना लेना होता है आपसे, सिर्फ रिस्क के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इंट्राडे में पैसा कम चार्ज किया जाता है। सर आप ये फाइल ग्रुप में शेयर करोगे, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पढ़ा तो दूं पहले, ठीक है, पढ़ाने के बाद, या अभी आज ही शेयर कर लूंगा, साथ साथ में पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो सेम डे बाय और सेल ये होगा इंट्राडे, और डिलीवरी में क्या होता है, अच्छा इंट्राडे का पूरा पढ़ लो, बाय देन सेल भी कर सकते हो, सेल देन बाय भी कर सकते हो, राइट। डिलीवरी में क्या होगा, पर्टिकुलर डे आप बाय करोगे, देन नेक्स्ट डे और इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आज खरीद कर फ्यूचर में कभी भी सेल कर सकते हो। डिलीवरी में ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले सेल कर दो और बाद में बाय कर लो, आपके पास पहले शेयर होंगे तभी तो आप सेल कर सकेंगे ना। तो डिलीवरी में पहले बाय देन सेल, ओके। ऑन द अदर हैंड, डेरिवेटिव मार्केट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड टुडे, जो आज आप एंट्री लोगे, बट टू बी एग्जीक्यूटेड एट सम लेटर डेट। जैसे आप एसबीआई का फ्यूचर खरीद रहे थे, कौन सी सीरीज का, जून सीरीज का, तो लास्ट थर्सडे ऑफ जून को आप क्या कर रहे हो, एक बाय का, मैं आऊंगा और लास्ट थर्सडे ऑफ जून को एसबीआई का शेयर खरीद लूंगा। ऐसा थ्योरेटिकली चलता है, प्रैक्टिकली तो अपने को कहीं काम ही नहीं आया। प्रैक्टिकली तो मैं क्या बोला आपको, ये अभी तक घूम ही रहा है, इसको घूमने दो, हटाओ इसको। अब मैं तुमको बताता हूं बस, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन दोनों मिलके क्या बनता है, स्पैन और एक्सपोजर दोनों मिलके बनता है ये वाला जो अमाउंट आएगा ना, अगर आप घर पे भी चेक करोगे, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर चेक करना, तो ये वाला अमाउंट वो आएगा जो वहां पर आपको इनिशियल आप जो मार्जिन रिक्वायर्ड देख रहे थे वो अमाउंट आ जाएगा। उसमें से ये वाला पोर्शन है मेंटेनेंस मार्जिन का, कि इतना तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना तो आपको अपना बैलेंस रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में। उससे अगर कम हुआ तो ब्रोकर आपको फोन कर देगा और कहेगा भैया और पैसा जमा करवा दीजिए। अभी इसकी प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे होगी, बट स्पेन मार्जिन इज योर मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है, एंड टोटल मार्जिन इज इनिशियल मार्जिन। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये काफी क्या इश्यू है पता नहीं, ओके अच्छा मैंने आपको नहीं शो हो रहा होगा, ठीक है अब शो हो जाएगा, उसको मैंने हटा दिया। चलिए हाँ, मैं आपको क्या बताने के लिए लेके आया था यहां पर, लेटर डेट वाला सिस्टम, राइट, ओके। तो प्रैक्टिकली तो अपन ने क्या देखा यार, एसबीआई का फ्यूचर अभी या निफ्टी का फ्यूचर 16,250 में खरीदा, 17,000 में बेच देंगे। थियोरेटिकली हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकली ऐसे पढ़ाया जाता है कि देखो ये एसबीआई का शेयर है, एसबीआई का फ्यूचर है 456.25, मैं क्या कर रहा हूं, आज ही एक सौदा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा, मई का नहीं लेंगे, जून का लेंगे, मैं आऊंगा और जून के लास्ट थर्सडे तक कभी भी तुमसे क्या कर सकता हूं, एसबीआई का शेयर खरीदा। और प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो पढ़ाया जाता है एकदम एक्सपायरी डेट का,
कि मैं लास्ट थर्सडे ऑफ जून को आऊंगा और इस रेट में तुमसे एसबीआई शेयर खरीद लूंगा 457.65, ये आज ही सौदा कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल ऐसा बोला जाता है कि इस रेट पर मैं आज ही सौदा कर रहा हूं कि एसबीआई का शेयर आऊंगा 1500 क्वांटिटी, पहले से फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस फिक्स है, डेट फिक्स है, सब फिक्स है। फ्यूचर का सौदा है, फ्यूचर का सौदा कि मैं आऊंगा और वादा, इसीलिए इसको वायदा कारोबार बोला जाता है, इसीलिए इसको वायदा कारोबार बोला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, अब मान लो फ्यूचर में तुम आओगे, उस टाइम एसबीआई का शेयर चल रहा होगा 500, तुमने सौदा किया था आऊंगा और 457 पे खरीदूंगा, अब रेट चल रहा है 500, तो ऑब्वियसली सामने वाला तुमको किस रेट पर सेल करने के लिए बाउंड है? तुम तो आके बोलोगे कि मैं खरीदूंगा इस रेट पर, मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा और खरीदूंगा इस रेट पर, तो सामने वाला बाउंड भी है। यस, सामने वाला बाउंड है। फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास भी ऑब्लिगेशन और सामने वाले के पास भी ऑब्लिगेशन है। तुम खरीदने के लिए बाउंड हो, सामने वाला बेचने के लिए बाउंड है, तो तुम आगे इस रेट में खरीदोगे, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुम तो खरीदना ही चाहोगे। सामने वाला बेचेगा किस रेट पर? इसी रेट पर। तो क्या तुमको फायदा हो जाएगा? यस, फायदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाइंग प्राइस तो ये है और एक्चुअली मार्केट में चल रहा है 500, तो तुम मार्केट में ले जाके उस शेयर को हैंड टू हैंड 500 में बेच सकते हो, तो तुमको डिफरेंस का फायदा हो जाएगा। ऐसा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं अपन कि मैं आऊंगा और खरीद लूंगा। अगर एक्चुअली आपको डिलीवरी लेना हो किसी का तो ऐसा ही होगा। एक्चुअल अगर आपको डिलीवरी लेना हो तो एक्चुअली ऐसा ही डील होगा कि मैं आऊंगा, खरीदूंगा, 457 में तो मुझे दे देना, मार्केट में ले जाके मैं बेच दूंगा उसको। तो मार्केट में अगर 500 रुपए चल रहा है तो मुझे फायदा हो जाएगा। बट तुमको क्या लगता है, फ्यूचर में जो सौदे होते हैं वो फिजिकल सेटल्ड होता है या कैश सेटलमेंट होता है? मैसेज करके बताओ। क्या मैं वाकई में जाके तुमसे एसबीआई के शेयर खरीदूंगा और उन एसबीआई के शेयर को मार्केट में ले जाके सेल करूंगा, या कैश सेटलमेंट होता है? कैश सेटलमेंट होता है। यस, तो फिर अपने यहाँ इंडिया में तो सब कैश सेटलमेंट ही चलता है। यस, कैश सेटलमेंट चलता है, तो फिर फिजिकल सेटलमेंट हमको सिर्फ पढ़ाया जाता है और गुमराह किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि फिजिकल सेटलमेंट भी होते हैं कुछ केसेस में, बट जनरली कैश सेटलमेंट ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा खरीदूंगा, ये सब पढ़ाया जाता है। मैंने क्या कहा, अभी खरीद लो निफ्टी एसबीआई फ्यूचर इस रेट पर, और जब रेट बढ़ जाए 500 बेच देना। कितना आसान है प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल से ज्यादा आसान प्रैक्टिकल करना है। अभी खरीदा 457 में, 500 में बेच दिया। ऐसा चलता है, जैसे नॉर्मल शेयर बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वैसे ही फ्यूचर भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो, बस वहां पे पैसा कम लगता है, टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं डिलीवरी लिया तब तो आप लाइफ लॉन्ग, जब भी आपके भाव आएंगे ना शेयर के तब बेच देना, बट फ्यूचर में लेते हो तो आप बाउंड हो गए। भैया जून फ्यूचर लिया है तो जून का लास्ट थर्सडे, मई फ्यूचर लिया तो मई का लास्ट थर्सडे, अब बाउंड हो गए। ये रिस्क है, यहाँ पर ये रिस्क है। क्लियर है? ओके, तो बाइंग और सेलिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं और आगे, चलिए जी। हाँ जी, एफ एंड ओ मार्केट, वायदा कारोबार। यहाँ पे मैंने आपको बताया। अच्छा, डेरिवेटिव क्या होता है? आप सब लोगों ने पढ़ा सर, डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है, जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? अंडरलाइंग एसेट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ये अंडरलाइंग एसेट क्या है? बहुत बार सुना है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट। व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? बोलो, व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? मैसेज करके बताओ, व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? एनीवन? किसी को आता है तो यस बोलने का, वरना नो बोलो, फटाफट से नो बोलो। व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? यस आता है, हाँ तो मैसेज कर दीजिए। नो, ओके, वेरी गुड। यस आता है, पता है, ठीक है, वेरी गुड। रक्षिता, क्या होता है रक्षिता अंडरलाइंग एसेट? चलो मैं बताता हूं, ठीक है ना। तुमने यस और नो तो भेज दिया, चलो मैं बताता हूं। छवि, ये जो एसबीआई फ्यूचर है, दिस इज डेरिवेटिव। हाँ, ये अपनी वैल्यू किससे डिराइव कर रहा है? एसबीआई से डिराइव कर रहा है।
एसबीआई इज अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन अपना वैल्यू डिराइव करती है, अंडरलाइंग ऑप्शन भी करती है, फ्यूचर भी करती है, दोनों करता है। एसबीआई इज अंडरलाइंग एसेट फॉर एसबीआई फ्यूचर, राइट। निफ्टी इज अंडरलाइंग एसेट फॉर निफ्टी फ्यूचर। तो ऐसे टीसीएस फ्यूचर डेरिवेटिव हो गया, टीसीएस उसका अंडरलाइंग एसेट हो गया। तो ये जो शेयर्स हैं ये अंडरलाइंग एसेट हो गया किसका, स्टॉक डेरिवेटिव का, ठीक है। ऐसे ही करेंसी में हो जाता है और ऐसे ही कमोडिटी के अंदर भी हो जाता है। ओके, कैसे सर डिराइव कैसे कर रहा है, मैंने कहा देखो ये एसबीआई का शेयर है, मैं यहां पर आपको इसका चार्ट ओपन करके दिखाता हूं दिस वन। ओके, ये एसबीआई का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। आप ध्यान से देखना कब तो शेयर का प्राइस बढ़ा और कब शेयर का प्राइस कम हुआ। ओके सर, ये यूं गया, यूं गया, यूं यूं यूं। ओके, अब ये तो हुआ अंडरलाइंग एसेट। अब मैं इसका डेरिवेटिव ओपन करता हूं, एसबीआई फ्यूचर। सेम है कि नहीं है, बोलो सेम है कि नहीं है। यस सेम है सर, ये तो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स हाँ, अरे सर ये गंदा गंदा कैसे आ गया, ये ऐसा कैसे आ गया, ये कैंडल्स इतनी बुरी कैसे बनने लग गई, क्योंकि इसको बोलते हैं, देखो ये है करंट मंथ सीरीज, ये होती है करंट मंथ सीरीज, ये होती है नियर मंथ सीरीज या नेक्स्ट मंथ भी बोल सकते हो, नेक्स्ट मंथ सीरीज, और ये होती है फार। अब सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा जो लोग बाय और सेल करने के लिए होते हैं वो होता है करंट मंथ में, उससे बाद में होते हैं नेक्स्ट मंथ में, और उसके बाद होते हैं फार मंथ। मतलब फार मंथ में अभी तक लोग नहीं है जो ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए कैंडल्स ऐसी बनी हुई है। ओके, तो नेक्स्ट मंथ दिस वन बड़ी अच्छी कैंडल्स है। ये दीज डेरिवेटिव एसबीआई फ्यूचर डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एसबीआई दिस वन। ये मैं चेंज कर रहा हूं बट सेम पैटर्न रह रहा है, सेम पैटर्न। जब एसबीआई बढ़ा तो एसबीआई फ्यूचर भी बढ़ा, एसबीआई गिरा तो एसबीआई फ्यूचर भी गिरा। मतलब फ्यूचर का वैल्यू इस डेरिवेटिव, फ्यूचर की जिसकी बात कर रहे हैं वो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है अपने स्टॉक से, और सेम मूवमेंट शो कर रहा है, सेम मूवमेंट। अगर एसबीआई का शेयर बढ़ेगा तो एसबीआई फ्यूचर भी बढ़ेगा, एसबीआई का शेयर अगर गिरेगा तो एसबीआई फ्यूचर भी गिरेगा। ओके, देन क्लियर ड्राइंग्स, ओके डन। और आगे बढ़ते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं वापस। ये वही चीजें समझा रखी है एग्जांपल से, कैश सेटल्ड होते हैं। लास्ट थर्सडे 1500 शेयर्स है, एसबीआई का एग्जांपल ले रखा है यहां पर मैंने, ठीक है। चलिए, जो मैंने आपको वहां पर बता दिया था, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, सीख लिया। अब यहां पे फ्यूचर का जो मैंने आपको बताया उसके साथ साथ ऑप्शन भी बता रखा, ऑप्शन की बात मैं कल कर लूंगा। फिलहाल फ्यूचर समझा देता हूं, या जरूरत रहा लास्ट में टाइम रहा तो आज ही कर लेंगे, बट एक एक दिन अलग अलग किया जाए तो बेटर रहता है। नाउ अंडरलाइंग एसेट एसबीआई स्पॉट मार्केट में, एसबीआई फ्यूचर इज द डेरिवेटिव मार्केट। फ्यूचर वैल्यू डिराइव कर रहे हैं एसबीआई से, एसबीआई का शेयर बढ़ा फ्यूचर भी बढ़ेगा, एसबीआई का शेयर डाउन हुआ एसबीआई का फ्यूचर भी डाउन हो जाएगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कैसे काम करेगा अभी रुक के बात करेंगे। कैश और डेरिवेटिव मार्केट में डिफरेंसेस हमने देख चुके हैं, बाकी लिखा हुआ भी है यहाँ पे। वहां पे पूरा अमाउंट देना पड़ता है स्पॉट मार्केट में, डेरिवेटिव में कम अमाउंट देना पड़ता है। स्पॉट मार्केट में जब चाहो फ्यूचर में डिलीवरी लेके कभी भी बेचो, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट की तो एक्सपायरी डेट आ जाएगी, उस डेट तक आपको बेचना ही पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर, ये डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैश सेटल होते हैं, और ये जो कैश मार्केट होता है वो डिलीवरी बेस्ड होता है। आपके अकाउंट में आते हैं, डीमेट अकाउंट आप ओपन करवाते हैं। आप जब ओपन करवाते हैं तो आपको पता है ना, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट ओपन होते हैं आपके। ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर सकते हैं, और जैसे आप खरीदेंगे उसके बाद वो 2 दिन बाद T+2 उसमें आपका T+1 T+2 इसमें आपका क्या हो जाता है, अकाउंट में डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है आपके शेयर्स। चलिए नाउ फ्यूचर,
फ्यूचर के बारे में, दो तरह के फ्यूचर मैंने आपको दिखाए, एक स्टॉक फ्यूचर जो एसबीआई का था, ऐसे और शेयर्स का भी हो सकता है और स्टॉक का भी हो सकता है, और एक इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी का। एक मैसेज करके बताना हेजिंग क्या होता है, एक मैसेज करके बताना हेजिंग क्या होता है। हेजिंग, हेजिंग वर्ड रिस्क को मिनिमाइज करना, लॉस को कम करना, यस इट इज हेजिंग। कंप्लीट हेजिंग भी हो सकती है, पार्शियल हेजिंग भी हो सकती है। तो रिस्क को हेज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, खुद को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स की हेल्प लेते हैं। फ्यूचर की जो हेल्प, एक्चुअली जो ट्रेडिंग तो चलो ठीक है, एक दूसरा पर्पज है कि ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाना फ्यूचर से, बट जो पहला प्रायोरिटी बेस्ड पर्पज था वो था खुद को हेज करना। फ्यूचर का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला पर्पज था वो खुद को हेज करना था। हेजिंग के लिए तुम स्टॉक फ्यूचर का हेल्प लेना चाहोगे कि इंडेक्स फ्यूचर का हेल्प लेना चाहोगे? हेजिंग के लिए तुम स्टॉक फ्यूचर पे ज्यादा रिलाय करोगे कि इंडेक्स फ्यूचर पे ज्यादा रिलाय करोगे? बोलो, स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर? इंडेक्स मतलब सर निफ्टी, तो निफ्टी फ्यूचर पे ज्यादा भरोसा किया जाए या पर्टिकुलर किसी शेयर के फ्यूचर पे ज्यादा भरोसा किया जाए? बोलो, स्टॉक फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर। ओके एनके, एनके ने कहा हाँ। एनके आप पूरा नाम से आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं आपको नाम जान पाऊंगा, ठीक है। खैर मैंने यहाँ पे रीनेम वाला कर रखा है, कल से जब ज्वाइन करो एक बार वापस हाँ रीनेम कर सकते हैं अपना। ओके, तो स्टॉक फ्यूचर नहीं, इंडेक्स फ्यूचर पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, किसी शेयर, पर्टिकुलर शेयर में तो फ्लक्चुएशंस कभी भी ज्यादा हो सकते हैं। कोई खराब खबर आई, अचानक से शेयर गिर जाएगा। यस बैंक देख लो, उससे पहले किंगफिशर देख लो, ठीक है ना, गीतांजलि का देख लो, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर शेयर में फ्लक्चुएशन बहुत हो सकता है, अगर आपने उसका फ्यूचर वगैरह किया तो भैया रिस्क बढ़ जाएगा। इसके लिए हम इंडेक्स फ्यूचर पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी फ्यूचर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी खुद 50 कंपनी, बेस्ट 50 कंपनी से मिलकर बना है। उसमें से एक कंपनी अगर गड़बड़ कर भी देती है कोई बात नहीं ना, 49 कंपनीज है उसको संभालने के लिए। तो निफ्टी फ्यूचर्स में रिस्क कम रहता है, फ्लक्चुएशंस कम रहते हैं, ठीक है ना, रिस्क बहुत कम रहता है। तो इसलिए जब भी आपको हेजिंग की जाती है, करवाई जाती है क्वेश्चंस में, उसके लिए आपको इंडेक्स फ्यूचर दिया जाता है। निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर से कभी आपसे हेजिंग नहीं करवाए जाते, करवा सकते हैं बट नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि बेस्ट कौन सा, इंडेक्स फ्यूचर बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, आपको डेफिनेशन में दिया, अ स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल, कि हम बाय करेंगे, बेचेंगे स्टॉक एक्सचेंज पर अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसबीआई के केस में 1500 ऑफ अ शेयर एट अ फ्यूचर डेट, लास्ट थर्सडे, जिस भी सीरीज का आप कर रहे हैं, एट प्राइस एग्रीड, प्राइस आज ही जो मार्केट में चल रहा है उस रेट पर आप सौदा करेंगे, बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सब कुछ प्री डिसाइडेड है कि भैया बाय करना है, सेल करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फ्यूचर डेट, प्राइस वगैरह सब फिक्स है। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, लास्ट थर्सडे, स्टैंडर्ड मैच्योरिटी, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ जो मैंने आपको दिखाई लास्ट थर्सडे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया 1500 शेयर्स का एक लॉट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो ट्रेडेड ऑन सर्टेन इंडेक्स नंबर ऑल्सो, जो कि मैंने आपको बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उसको मिला के बैंक निफ्टी बना हुआ है। तो एक्चुअली जो ट्रेडर होते हैं ना, प्रैक्टिकली जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो इन्हीं दो में करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। या तो निफ्टी की बाइंग सेलिंग करते हैं, वो बैंक निफ्टी की बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है। नाउ इंडेक्स फ्यूचर आर मोर पॉपुलर, क्यों भैया, देन स्टॉक फ्यूचर? रीजंस, हेजिंग, यूज फॉर हेजिंग, पोर्टफोलियो की हेजिंग में यही काम आते हैं। डिफिकल्ट टू बी मैनिपुलेटेड, इसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में तो मैनिपुलेशन चलता है, आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर दीजिए, आपके प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे, तो मैनिपुलेशन चलता है। कोई गलत रूमर फैला दीजिए, आपकी कंपनी का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा। टाटा का टेस्ला से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भैया नहीं हुआ था, फिर भी टाटा का शेयर बढ़े जा रहा था। तो ये चीज है। तो स्टॉक फ्यूचर में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, लेस वॉलेटाइल। इंडेक्स फ्यूचर लेस वॉलेटाइल, रिस्क कम होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, धीरे होता है। मोर एक्यूरेटली प्राइस्ड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वॉल्यूम, अब इतने सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं इसलिए ये बहुत, इसका जो प्राइस होता है वो बहुत एक्यूरेटली प्राइस्ड होता है।
नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर। सेटलमेंट कैसे होता है, कैश सेटल होता है। उसके बाद इसने कहा कि इन फ्यूचर डेरिवेटिव अ पर्सन कैन स्क्वायर ऑफ हिज पोजीशन एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी। अब एक ये क्वेश्चन रहता है कि सर लास्ट थर्सडे आपने बताया, तो जैसे अगर मैं जून की एक्सपायरी का कोई फ्यूचर बाय कर लेता हूं तो क्या मुझे लास्ट थर्सडे ऑफ जून तक वेट करना पड़ेगा? क्या मैं उससे पहले जाकर कभी अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता? स्क्वायर ऑफ मतलब पहले बाय कर रखा है तो सेल कर देना, पहले सेल कर रखा है तो बाद में बाय कर लेना। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बिफोर एक्सपायरी आप जाके अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आज आपने निफ्टी फ्यूचर खरीदा और कल ही 500 पॉइंट निफ्टी भाग गया, बढ़ गया, भाग गया मतलब बढ़ गया। आपको लग रहा है भैया फायदा हो रहा है 500 पॉइंट, एक निफ्टी पे 500 पॉइंट का फायदा हो रहा है, आप कल ही सेल आउट कर दीजिए, ठीक है ना। आज शाम को, आज सुबह खरीद के शाम को लग रहा है, शाम को बेच दीजिए। तो आप जरूरी नहीं है कि आप एक्सपायरी तक वेट करें। थियोरेटिकली पढ़ते हैं ना तो आदमी को लगता है कि लास्ट थर्सडे ऑफ जून का आऊंगा और तुमसे खरीदूंगा। वो थियोरेटिकल बातें होती है भैया, पहले भी आ सकते हो, पहले भी हो सकता है ये सब सौदा एग्जीक्यूट, ठीक है। कैश सेटलमेंट इज डन ऑन डेली बेसिस। यस, एक क्वेश्चन इसका भी जैसे बनता है कि यहाँ पे कैश सेटलमेंट कैसे होगा सर? क्या जैसे मैंने तो अपने एग्जांपल में क्या बता दिया, 16,250 से 17,000 डायरेक्ट लास्ट थर्सडे ऑफ जून का बताया, लेकिन क्या उससे बीच में कभी मार्केट बढ़ा नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा? ऑब्वियसली सर फ्लक्चुएशंस रहे होंगे। तो फ्यूचर के अंदर जो सेटलमेंट होता है ना वो डेली होता है। डेली आपके अकाउंट में पैसा प्लस होता है और डेली आपके अकाउंट में पैसा माइनस भी होता है। दिस डेली सेटलमेंट फीचर इज नोन एज मार्क टू मार्केट, M2M। M2M प्रोसेस कहा जाता है। ओके, अभी देखेंगे इस M2M प्रोसेस को। फिर आया मार्जिन मनी। मार्जिन मनी मैंने आपको वहां पे शो किया ही था कि भैया दो तरह के मार्जिन है। ऑब्वियसली आपको कोई सौदा करना है, फ्यूचर का सौदा करना है, तो आपसे मार्जिन चार्ज किया जाएगा, दैट इज इनिशियल मार्जिन। दैट इज इनिशियल, टोटल जो मार्जिन आपसे लिया जाता है दैट इज इनिशियल मार्जिन। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि इनिशियल मार्जिन में स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन दोनों होते हैं, जो मैंने आपको जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर में ले जाके दिखाया था। स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन दोनों शामिल होता है। सर बट फ्यूचर प्राइस तो फिक्स है ना? हाँ, फ्यूचर प्राइस तो फिक्स है। फ्यूचर जो फिक्स किया वो तो कॉन्ट्रैक्ट रेट हो गया ना कि मैं इस रेट पे खरीदूंगा, ठीक है ना। छवि तुम्हारे लिए बोला मैंने, खरीदूंगी, तो वो रेट फिक्स हो गई। बट उसमें जब फ्लक्चुएट, तुमने कहा कि मैं ना SBI का शेयर फ्यूचर में खरीदूंगी 400 में, आज 400 चल रहा है, आज 400 चल रहा है, उसी रेट पर ट्रेड करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई भी रेट पर ट्रेड कर लोगे, नहीं। फ्यूचर रेट चल रहा है मान लो 400, तो 400 पे तुमने कहा कि हाँ 400 पे जाके खरीदूंगी। अब अगर वो 500 हो जाता है तो तुमने तो 400 में खरीद लिया, मार्केट में ले जाके 500 में बेच देना, तो 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। कैश सेटलमेंट फिर डेली करने से क्या फायदा बताता हूं, ताकि आपको रिस्क से बचाया जा सके। मान लो इस शेयर मार्केट में केवल दो ही पार्टी है, एक मैं हूं और एक आप हैं। तुम बाय करने आए हो और मैं सेल करने आया हूं, ठीक है। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अभी बताता हूं। मार्जिन सुन लो पहले, इनिशियल मार्जिन देन मेंटेनेंस मार्जिन। अब ये मेंटेनेंस मार्जिन और इनिशियल मार्जिन कैसे काम करता है इस एग्जांपल से देखते हैं, और आपका और मेरा वाला केस भी ये इसी एग्जांपल से देखते हैं। मान लो छवि आप आए और आपने क्या किया, वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का नाम आप ही है, छवि है। परचेजेज अ स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, परचेज किया एक स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी स्टॉक हो सकता है, मान लो SBI है। आपने किससे रेट पे खरीदा? 500 रुपए पे खरीदा। मार्केट में फ्यूचर का रेट अभी 500 रुपए चल रहा है, तो आपने 500 में खरीद लिया। डेट 2 सितंबर 2021 है, ठीक है। लॉट साइज कितना? यहाँ पे 1000 शेयर्स ले रखा है। इनिशियल मार्जिन आपसे कितना लिया गया कि भैया अगर आपको सौदा करना है तो आप 20% डिपॉजिट करवाएं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 1000 शेयर है सर, 1000 शेयर है इंटू 500, टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 लाख रुपए। अगर मैं डिलीवरी लेता इन शेयर्स की तो 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फ्यूचर ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ 20% डिपॉजिट करवाना है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए। यस सुने ना, 1 लाख रुपए मुझे डिपॉजिट करवाना है, दैट इज द मार्जिन जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में वीडियोस में। ये आपके वहां पे मार्जिन वाली जगह पे शो हो रहा होगा, मार्जिन, ओके।
फिर एमएम मतलब मेंटेनेंस मार्जिन, एमएम मतलब मेंटेनेंस मार्जिन। अब ये क्या होता है, जो स्पेन मार्जिन आपको दिख रहा था ना, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन। ये कितना बोला, इनिशियल मार्जिन का 80%, मतलब इनिशियल मार्जिन था 1 लाख, उसका 80% बोले तो 80,000। तो छवि अगर आप सौदा करेंगे, आपने बाय का सौदा किया, आपसे 1 लाख रुपए रखवाए गए और बोला गया मेंटेनेंस मार्जिन कितना, 80,000, मतलब आपके अकाउंट में 80,000 से कम पैसा नहीं होना चाहिए। ये अकाउंट में आपके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए गए हैं सेपरेट अकाउंट में, ठीक है। अब वहां का बैलेंस 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। आपने जो ट्रेड लिया है 500 पे, आपने बाय का ट्रेड लिया है, इसको बोला गया लॉन्ग पोजीशन। क्या बोला गया, लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि आपने बाय किया है, आपने स्टॉक फ्यूचर बाय किया है, दैट इज लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि आप फ्यूचर में शेयर खरीदेंगे, स्टॉक फ्यूचर के थ्रू क्या करेंगे, फ्यूचर में शेयर खरीदेंगे, तो खरीदेंगे तो दिस इज लॉन्ग पोजीशन, यस। अब हुआ क्या, जिस दिन आपने सौदा किया उसी दिन 2 सितंबर को ही शेयर का प्राइस 500 के बजाय डाउन होकर 490 हो गया। फ्यूचर का जो फ्यूचर का फ्यूचर से ही चलेगा ना, स्पॉट से नहीं, फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर, वैसे ही एसबीआई फ्यूचर अगर आपने 500 में खरीदा तो शाम को क्लोजिंग पर 3:30 बजे एसबीआई फ्यूचर का रेट मान लो हो गया 490 रुपए, 10 रुपए डाउन हो गया। तो 10 रुपए डाउन हो गया ना, तो अगर आप आज ही अपना सौदा कट कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो, तो आपने बाय तो किया था 500 पे, तो सेल कितने पे कर पाओगे, 490 पे। तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, अगर आज ही आप अपना सौदा कट कर दो तो आपको नुकसान होगा 10 रुपए का, यस सर, 10 रुपए पर शेयर। तो 1000 शेयर्स पे कितना नुकसान होगा, 1000 शेयर्स पे 10 इंटू 1000 कितना होगा, 10 इंटू 1000 सर 10,000 रुपए का नुकसान। तो एक बात बताओ, अगर आपसे मेंटेनेंस मार्जिन चार्ज नहीं किया जाए, अगर डेली सेटलमेंट ना हो, जैसा कि छवि आपने कहा, फिर डेली सेटलमेंट की क्या जरूरत है, तो आपके अकाउंट्स में कम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैं उस दिन वेट कर रहा हूं वहां पे दूसरे पार्ट पे खड़ा कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए प्लस हो जाएंगे। भैया तुम्हारे अकाउंट में 10,000 माइनस करोगे तभी तो मेरे अकाउंट में 10,000 प्लस करोगे, क्योंकि मैं भी तो वेट कर रहा हूं, मैंने भी तो, तुमने बाय किया था तो मैं भी तो था वहां पर, मैंने भी तो, तुमने बाय किया था तो मैंने सेल किया था, सेल किया 500 पे और शाम को 490 हो गया। मैंने कहा अरे वाह, बेचा हुआ चीज का रेट कम हो गया, मुझे फायदा हो गया, तो वो फायदा मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे वो 10,000 माइनस कर दी जाएंगे और मेरे अकाउंट में वो 10,000 प्लस कर दिए जाएंगे, ठीक है छवि। बट एक्चुअली अपने को नहीं पता होता है स्टॉक एक्सचेंज में कौन बायर है कौन सेलर है, देयर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो तुमको पता नहीं है कि तुमने किससे बाय किया है या मैंने किसको सेल किया है। तो ये 10,000 तुम्हारे माइनस कर दिए गए। अब तुम्हारा बैलेंस 1 लाख से घटकर -10 होने के कारण 90,000 पे रह गया। अगले दिन 3 सितंबर को फिर शेयर का प्राइस 5 रुपए डाउन हो गया और 490 से 485, 5 रुपए का और नुकसान लगा उस बंदे को, क्योंकि खरीदी हुई चीज की रेट अगर कम होती जा रही है तो नुकसान होगा ना। तो 5,000 का यहाँ पे और नुकसान हुआ। ये 5,000 और डिडक्ट कर दिए जाएं तो अब तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस बचता है 85,000 का। 6 तारीख को 478 हो गया और डाउन होकर 478 हो गया। तो 485 तक तो कल ही एडजस्टमेंट हो गया था, 478 हो गया, दैट मीन्स 7,000 रुपए से और बैलेंस कम करवा दिया गया। तो आपके अकाउंट से 7,000 और डिडक्ट हो जाएंगे, आपके अकाउंट से 7,000 और डिडक्ट हो जाएंगे। ओके हाँ छवि, अब आप बताएं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा है। अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा है, 78,000, यस 78,000, यस हरीश। और आपका मेंटेनेंस मार्जिन कितना था, दैट मीन्स आपको इतना पैसा तो मेंटेन करना ही करना है। लेकिन अब आपका अकाउंट में बैलेंस बोल रहा है 78,000, हैंड टू हैंड आपके पास मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि भैया पैसा जमा करवा दीजिए। आपका जो बैलेंस है वो मेंटेनेंस मार्जिन जितना मेंटेन करना था ना आपको, उससे भी कम हो चुका है। तो अब आपके पास कॉल आएगा, कितने पैसे जमा करवाने का, फटाफट से आंसर कीजिए, कितना पैसा जमा करवाने का फोन आएगा, कितना पैसा डिपॉजिट करवाने का कॉल आएगा या मैसेज आएगा।
हाँ, दो बच्चों ने कहा इनिशियल इनिशियल और एक ने कहा सॉरी 2000 और एक ने कहा रक्षिता ने इनिशियल। यस, रक्षिता इज राइट। 22,000 रुपीज जमा करवाने के लिए बोला जाएगा आपको। 22,000 पूरे 22,000 रुपए जमा करवा दीजिए, ताकि ऐसे हम बार बार थोड़ी ना फोन करते रहेंगे, अभी 2,000 फिर कल फिर कम हो जाएगा, फिर भैया पैसा जमा करो। मेरा यही काम है कि तुमसे पैसे मांगते रहो। इनिशियल मार्जिन तक का पैसा ले लिया जाएगा। एक बार अगर मेंटेनेंस मार्जिन से आपका बैलेंस कम चला जाता है तो आपसे इनिशियल मार्जिन तक का पैसा मांगा जाएगा। क्लियर है वाली चीज? तो हम आपसे पूरे 22,000 रुपए का एक कॉल करेंगे। उसके बाद में हाँ, उसके बाद ये सेम है वही 480 478 तक हो चुका है अपना। हाँ जी, उससे आगे, उससे अगले दिन 7 तारीख को क्या हुआ, अब 478 पे तक तो हमारा सेटलमेंट हो गया था। 7 तारीख को ये 489 बढ़कर 489 हो गया, 11 रुपए से बढ़ गया। तो 11 इंटू 1000 मेरे अकाउंट में 11,000 प्लस कर दिए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन कॉल आया था, 22,000 जमा करवा दिए, अब वापस अकाउंट में बैलेंस कर दिया है 1,00,000 रुपए। और अगले दिन जब मेरे पैसा 11,000 जमा हुए तो मेरा अकाउंट का बैलेंस हो गया 1,11,000। तो ऐसे डेली सेटलमेंट होता है, दैट इज M2M। वरना तो क्या होगा, आप तो ऐसे कम करवाते जाओगे, आपके माइनस होता जाएगा। बट ये रिस्क किस पे आ जाएगा, सामने वाली पार्टी पर, कि यार अगर तुमने सौदा एग्जीक्यूट नहीं किया तो सामने वाले बंदे को पैसा कौन देगा फिर? तुम्हारा नुकसान मतलब मेरा फायदा, मतलब अभी नहीं तुम्हारा फायदा तो मेरा फायदा, बट इस सौदे में बायर का नुकसान तो सेलर का फायदा। ठीक है ना? तो वो फायदा सेलर को प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे डेली सेटलमेंट किया जाता है। अगले दिन फिर 489 से 495 फिर बढ़ गया, 6 रुपए और बढ़ गए, तो 6,000 और आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब ये जो जमा हुए ना पैसा 11 और 6 17, ये आप चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, यस छवि, हाँ मार्जिन से ऊपर वाला विड्रॉ भी कर सकते हैं। यस, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, डेट वगैरह सब, डेट वाइज क्लोजिंग प्राइसेस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस इन मार्जिन। जैसे ही 78 हुआ मार्जिन कॉल आया 22,000 का, और उसके बाद अगेन 11 का प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट, सब दे रखा है। ठीक है, अल्टीमेटली डेली सेटलमेंट करते करते फायदा नुकसान कितना हुआ, पहले 10 का नुकसान, 5 का नुकसान, 7 का नुकसान, 11 का फायदा, 6 का फायदा, नेट फायदा कितना, नुकसान 5,000 का, नेट नुकसान कितना 5,000 का। यस, कैसे? क्योंकि आपकी जो आपने बाइंग थी वो 500 रुपए की थी, और एट लास्ट अभी क्या चल रहा है रेट 495, तो 500 से 495 नुकसान तो 5 का ही हुआ ना। बट वो 5,000 का नुकसान कैसे घूमा था, कैसे रोटेट हुआ, कैसे उसकी प्रोसेस चली, डेली सेटलमेंट, 10 का नुकसान, 5 का नुकसान, 7 का नुकसान, इस डर के कारण बेचारा सौदा काट देता है। दिखने को तो सिर्फ 5 का नुकसान दिख रहा है लास्ट में, बट वो कैसे चला, पहले 10 का नुकसान, फिर 5 का, फिर 7 का नुकसान, फिर फायदा होना वापस स्टार्ट हुआ, 11 का फायदा, 6 का फायदा, और नेट प्रॉफिट लॉस 5,000। समझ आया अभी? तो फ्यूचर में रिस्क बहुत रहता है ऐसे डील करने में, सौदा देखने वाला ही देख सकता है इतना लॉसेस और वापस प्रॉफिट को। क्लियर है? डन यहां तक? ओके, और आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। हाँ, पढ़ लें क्या थोड़ा सा और, बोलो यस और नो। फ्यूचर चल रहा है, पढ़ लें फटाफट से आगे। यस सर, ओके छवि, देखो फिर। हाँ हरीश, ओके देखो फिर, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। आखिर फ्यूचर वैल्यू कैसे होगा कैलकुलेट? फ्यूचर वैल्यू ये तो बचपन के फॉर्मूले हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाले। क्या ये तुमको फॉर्मूलाज आते हैं? व्हेन मनी इज कंपाउंडेड ईयरली, व्हेन मनी इज कंपाउंडेड मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर, एक से ज्यादा बार अगर होता है। कंपाउंडेड ईयरली मतलब 100 रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो साल भर बाद वो कितना बन जाएगा, 110। फिर 110 पे तुम 10% कमाओगे तो 2 साल बाद वो कितना बन जाएगा, 121 रुपए वो बन जाएगा। दैट इज फ्यूचर वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला या तो कैलकुलेटर पे 100 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% करते चलो, या फिर उसके लिए फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। आप इसके लिए अलग अलग डिनोट करते होंगे, वो सबका पढ़ाने का फैकल्टी का अलग अलग रहता है।
PV फॉर प्रेजेंट वैल्यू, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। तो फॉर्मूला लगा के अगर आप करते तो 100 रुपए आज का वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, तो 0.10 लिखा। 2 साल बाद का जानना है तो टू द पावर n में लिखा 2, आंसर इज 121। ऐसे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हाँ कंपाउंडेड मोर देन 1 टाइम इन ईयर, एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो साल में एक से ज्यादा बार हो रहा है। तो आप लोग कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन शो हो रहा है नीचे, प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, साल 2 साल, मनी इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। देखो कैलकुलेटर पे ट्राई करके क्या तुमसे आता है क्या। 100 रुपए 10% सालाना, 2 साल बाद आप अपने फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं, मनी इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मनी इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बताएं। ओहो छवि बहुत ज्यादा आ गया ये तो। ओके और कोई, फॉर्मूला, हाँ हरीश राइट, फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहें तो ये बनेगा फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय m टू द पावर n इंटू m। ओके इंटरेस्ट हाफ नहीं किया, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, सुनिए ओके मानसी, फॉर्मूला लगाते हैं तब तो बड़ा आसान है सर। 100 रुपए 100 रुपए 1 प्लस रेट, रेट कितना है, रेट है 10%, 0.10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे m, m है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है। बोल रहा है कंपाउंडिंग क्या है, सेमी एनुअली है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है मतलब साल में 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू m। n मतलब कितने साल बाद आप वैल्यू जानना चाहते हैं, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 2। देखना लॉजिक देखना, 100 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 4। यहां पे तुमको एकदम लॉजिक क्लियर दिखाई देता है। कैसा, 10% रेट है, सेमी एनुअली देने का मतलब है 10% को साल में 2 टुकड़ों में देना है। 2 टुकड़ों में देना है मतलब 10% को आप ऐसा नहीं कि साल के एंड में 10% पूरा एक साथ देंगे ना, 5-5 करके 2 बार दीजिए। अब 5-5 करके 2 बार देंगे तो 2 सालों में कितनी बार दे दोगे, बोलो 4 बार दोगे कि नहीं दोगे। 2 सालों में 4 बार दोगे, यस। तो ये 5-5% आपको 4 बार देना है, ना कि 10% 2 बार। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब है वो जो 10% था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के देना, 5-5 करके 2 बार देना साल में, और 2 साल में ऐसा करके 4 बार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो कितना लॉजिक से भी रटना की भी जरूरत नहीं होती, r डिवाइड बाय m टू द पावर n इंटू m बन गया तरीके से। नाउ अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता ही होगा। 1.05 इंटू इक्वल्स टू करके इंटू 100, या फिर आप कैलकुलेटर उठा के ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने ऐसे समझाया, 100 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, उससे भी आ जाएगा। 4 बार प्लस 5% करो, क्योंकि 2 साल में सेमी एनुअली मतलब 6 महीने, 2 साल में 6 महीने का कितना टाइम पीरियड आ जाएगा, 4 बार। 6 महीने का 4 बार रोटेशन हो जाएगा। ओके तो 4 बार 5% ऐड होता जाएगा। ओके फिर बताया व्हेन मनी इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, हर पल हर सेकंड, मनी इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, पर सेकंड आपका पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है, जो कि हमारे एक्चुअली डेरिवेटिव्स में काम आता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई टू द पावर आर टी, ई टू द पावर आर टी, ये आपको फॉर्मूला लगाना है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर ये क्या होता है, मैंने कहा पीवी तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टी टाइम पीरियड इन ईयर्स, टाइम पीरियड इन ईयर्स हो गया। मतलब अगर 6 महीना लिखना है ना तो 6/12 लिखना होगा, 4 मंथ लिखना है ना तो 4/12 लिखना होगा, क्योंकि अपने को T4 टाइम पीरियड इन ईयर्स लिखना है। ई क्या है सर, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जो डिराइव किया गया है 2.7188। आप बस याद रख लें 2.7188, ई मतलब 2.7188। जब पर सेकेंड कंपाउंडिंग होता है ना तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन मना कर रहा है, मैंने कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वो वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए उसका
सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया और वो वैल्यू डिराइव करके इस तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया, e टू द पावर RT। ओके, तो e का वैल्यू क्या, 2.71828, याद रखना। कुछ लोग इसको 2.7183 भी यूज करते हैं, दोनों चलेगा, 2.71828 या 2.7183 दोनों चलता है। ओके सर, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू एक बार डिराइव करके देखें क्या? मैंने कहा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा वही मान लीजिए 100 रुपए हैं, इस बार पैसा कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग हो रहा है, इंटू e टू द पावर r, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है सालाना। 2 साल बाद आप देखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड इन ईयर्स 2 ईयर्स, बताओ ये 100 रुपए का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा 2 साल बाद? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल बाद, चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 100 रुपए। ई मतलब 2.71828 एक्सपोनेंशियल वैल्यू टू द पावर e टू द पावर RT। ओके हरीश, बाकी के लोग क्या तुमको ये कैलकुलेशन करना आता है? किसी को नहीं आता हो तो बता दो, मैं बता दूंगा उसको। 2.71828 टू द पावर 0.20, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 2 साल। इस बार कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग हो रहा है, पहले कंपाउंडिंग इन अ ईयर हो देखा था, फिर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली देखा, अब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग देख रहे हैं। हाँ, बाकी के लोग कैलकुलेट करो, देखो कैसे आता है, फटाफट बताओ। नो सर नहीं आता। छवि देखो फिर, छवि 2.71828, देखो किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको अब शायद याद आ जाए, किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप्स। देखो जो नॉर्मल पावर होता है टू द पावर 2, टू द पावर 5, वो तो नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन से, लेकिन ये 0.20 वगैरह, हाँ आता है ना, याद आ गया। हाँ अब वो कर सकते हैं। तो 2.71828 देन 12 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स रूट के बाद -1 इक्वल्स टू, देन उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 0.20 इक्वल्स टू, फिर +1 इक्वल्स टू, +1 इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, it is 1.22142, it is 1.22142, और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इट इज 122.142। ओके छवि, तो एक चीज नोट की, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है, कंपाउंडेड एनुअली वाला या मोर देन वन टाइम कंपाउंडिंग वाला या कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग वाला? बोलो तुम्हारे लिए, अगर तुम इन्वेस्टर हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा? सर अगर साल में एक बार ही हो रहा था तब तो हमारा 121 रुपया बन रहा था 2 साल बाद, साल में जैसे ही 2 बार कंपाउंडिंग हुआ तो हमारा 121 रुपए 55 पैसे बना, और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में तो हमारा 122 रुपए बन गया। और सोचो यही वैल्यू लाख में होती, करोड़ में होती, तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। मोर देन वन में भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा वैल्यू उतना बढ़ेगा, वैल्यू उतना बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू उतना बढ़ेगा। यस ओके, नाउ इस सर ये क्यों सिखाया गया हमको यहाँ पे बेसिक वाला पार्ट? इस टॉपिक के लिए प्राइसिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि मार्केट में थियोरेटिकली वो प्राइस क्या होना चाहिए। एक्चुअल प्राइस तो अभी अपन कभी भी जीरोधा या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ओपन करके कभी भी देख सकते हैं कि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, बट थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस हमको कैलकुलेट करना होगा कि क्या चलना चाहिए, एस्टिमेटेड हमारे अकॉर्डिंग, मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए। अभी जैसे एसबीआई फ्यूचर का एक्चुअल प्राइस देखा, तो एसबीआई फ्यूचर का थियोरेटिकल प्राइस क्या होना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो दिस वन ये क्या बोल रहा है देखो, 1 बाय 1।
इट इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर सम टाइम पीरियड, कि कुछ समय बाद, मतलब जैसे अगर जून एक्सपायरी की बात करूं तो लास्ट थर्सडे ऑफ जून को हमारे अकॉर्डिंग प्राइस क्या होना चाहिए। प्रायर टू मैच्योरिटी द स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस वुड नॉट बी इक्वल, रीजन इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रहा एसबीआई का फ्यूचर और एसबीआई का जो स्पॉट मार्केट है, क्या सेम चल रहा है क्या? नहीं सर, एसबीआई का स्पॉट मार्केट का जो प्राइस चल रहा है 461 है और एसबीआई का फ्यूचर का 453 या 455 है। ओके, 455 है और फिर 456 है। तो फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट मार्केट का प्राइस मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक सौदा तो आज एंटर हो रहा है और आज ही एग्जीक्यूट हो रहा है। स्पॉट मार्केट में तो आज ही हम सौदे में एंटर होते हैं और आज ही हम सौदा एग्जीक्यूट खरीद के शेयर आ जाते हैं, वो 2 दिनों में अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है? एंटर तो आज हो रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट कब होगा? ये आगे जाके फ्यूचर एग्जीक्यूट कब होगा? ये फ्यूचर में होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, दोनों के रेटिंग में चेंज होता है, दोनों के रेट्स में चेंज चलता है। का एक्सपायरी से पहले दोनों में चेंज आता है, बट जब एक्सपायरी आएगा ना, लास्ट थर्सडे ऑफ जून आएगा, या जैसे अभी मे एक्सपायरी के लिए मे आ जाएगा, लास्ट थर्सडे ऑफ मे, तो ये ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम हो जाएंगी। ऑलमोस्ट प्राइसेस क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। देखो क्यों हो जाएंगी वो सुनो। द रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वो क्या था? ठीक है कि भाई एक अभी होता है और एक बाद में होता है। द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कॉल फॉर इमीडिएट डिलीवरी while द फ्यूचर मार्केट रिक्वायर द डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट, जो मैंने आपको भी वहां पे बताया। दिस टाइमिंग डिफरेंस brings the net carrying cost into play which create a gap between the spot and future। स्पॉट और फ्यूचर में एक कैरिंग कॉस्ट को बीच में आता है। जैसे क्या होता, कोई कमोडिटी है, मान लो है ना, कमोडिटी। एक तो कमोडिटी आज ये खरीदे और आज ही आप घर लेके आ गए। एक होता है कि मैं आऊंगा और फ्यूचर में खरीदूंगा, 1 किलो 1000 किलो चावल में खरीदूंगा फ्यूचर में। अब 1000 किलो किसी ने चावल रख रखे हो, फिजिकल सेटलमेंट के बारे में सोचना है ना, थ्योरेटिकली जो पढ़ते हैं वो फिजिकली वाला चलता है। तो फिजिकल सेटलमेंट के बारे में अगर 1000 किलो चावल किसी ने रख रखे हैं तो उसको रखने की कॉस्ट भी तो आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? बोलो, उसको रखने की कॉस्ट भी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? यस। तो आज का प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में बीच में गैप जो आता है, जनरेट करता है, वो क्या करता है? 2 चीजें, कि भैया अगर मैं आज चावल खरीद के ले आता हूं, अगर मैं आज चावल खरीद के ले आता हूं और जून की एक्सपायरी तक मैं मेरे पास रखता हूं, तो मेरे को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? बोरो करना पड़ेगा। तो उस पर इंटरेस्ट का खर्चा एक तो, प्लस वो खरीद के लेके आऊंगा चावल तो उसको रखने का खर्चा, उसको स्टोर करके रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट वगैरह, होल्डिंग कॉस्ट वगैरह, वो खर्चा। तो उन दोनों खर्चे को कंसिडर करूंगा तब जाके फ्यूचर का प्राइस डिटरमाइन होगा। मतलब अगर स्पॉट प्राइस में मैं इंटरेस्ट का कॉस्ट को, कैरिंग कॉस्ट को, जिसमें कैरिंग कॉस्ट में होल्डिंग कॉस्ट वगैरह आ गया, और कंसिडर करूं, और अगर मैंने मान लो कोई शेयर्स वगैरह खरीदा है तो मुझे कुछ डिविडेंड वगैरह मिल जाए, रिटर्न वगैरह मिल जाए, उस कमोडिटी पे कुछ रिटर्न वगैरह मिल जाए, तो वो रिटर्न लेस कर दूंगा। डिविडेंड की जगह मैं रिटर्न लिखना चाहूंगा, ये लो, डिविडेंड तो सिर्फ शेयर्स पे मिलेगा, कोई रिटर्न मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट कम कर दो। तो आज से लेकर 30 जून तक क्या क्या चीजें हो सकती है? मेरे को इंटरेस्ट की कॉस्ट लगेगी, मेरे को होल्डिंग का कॉस्ट लगेगा, मेरे को कुछ रिटर्न मिल जाएगा तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। उससे डिटरमाइन होगा आपका थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका डिसाइड होगा थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ठीक है जी। फिर इसने यही कहा कि भैया ये टाइमिंग डिफरेंस जैसे से खत्म होगा तो इन दोनों की प्राइस में भी फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा। पता है क्यों? अब मैं 30 जून को जाके देख रहा हूँ, 30 जून नहीं, जून के लास्ट थर्सडे को जाकर देख रहा हूँ। जून के लास्ट थर्सडे को मैं जाके देखता हूँ कि भैया अभी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा भैया ना तो अब इंटरेस्ट की कॉस्ट में कोई फर्क आने वाला, सेम डे लास्ट थर्सडे ऑफ जून इंटरेस्ट की कुछ लगेगा क्या? उस दिन अगर मैं खरीदूंगा और फ्यूचर की डेट भी आ चुकी है
तो डिफरेंस के लिए डेज ही नहीं बचे हैं कि मैं इंटरेस्ट की कॉस्ट अप्लाई कर सकूं। कैरिंग कॉस्ट क्या लगा लोगे, 2 घंटे की कॉस्ट, मतलब नहीं। रिटर्न 2 घंटे में कौन सा रिटर्न मिलने वाला है तुमको, तो सेम डे लास्ट एक्सपायरी पर, थर्सडे की एक्सपायरी पर, जून थर्सडे, तो मैं देखूंगा ना तो जून का फ्यूचर और उस दिन जो शेयर का प्राइस चल रहा होगा उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता है प्रैक्टिकली वो डिमांड सप्लाई का होता है, थियोरिटिकली कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अब तो हमारे अकॉर्डिंग फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए। सर क्यों पढ़ा रहे हैं यार, ये बताओ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों निकाल रहे हो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो तुम लोग थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग आज उस फ्यूचर का रेट क्या होना चाहिए। फटाफट से मैसेज करो क्या जरूरत पड़ गई तुमको, क्योंकि ये जब तक तुमको नहीं पता होगा तब तक तुम्हारा ये पढ़ना बेकार है। बाय और सेल डिसाइड करने के लिए यस, हर इंसान प्रॉफिट कमाना चाहता है। सर्टेन प्रॉफिट मिल जाए तो बात ही क्या, सर्टेन प्रॉफिट मिल जाए तो बात ही क्या। तो होगा क्या, मान लो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस किसी का चल रहा है 500 स्टॉक का, एसबीआई फ्यूचर मैंने ओपन किया, मैंने कहा एसबीआई फ्यूचर क्या रेट चला, 500 चल रहा है, बाय या सेल करना तो 500 रुपए में होगा। मैंने देखा उसका थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस चल रहा है मान लो 470, थ्योरेटिकली उसको कितना होना चाहिए, 470 ही होना चाहिए। तो क्या मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता हूं, क्या मैं 30 रुपए का सर्टेन प्रॉफिट कमा सकता हूं, यस। इसको बोला जाएगा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। क्या बोला जाएगा, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। मार्केट डिस्क्रिपेंसी का फायदा उठाना, मार्केट डिस्क्रिपेंसी का फायदा उठाना। इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट किया है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 470 होना चाहिए, एक्चुअली चल रहा है 500, एक्चुअल ज्यादा है ना, बेच डालो, एसबीआई फ्यूचर बेच दो 500 में और स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहेंगे इसे, और 30 रुपए का सर्टेन प्रॉफिट कमाओ। ये मैं सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है ना, ये स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा वगैरह कल सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी हम ये थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस वगैरह जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया 2 तरीके, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और व्हेन कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। सर हमारे कौन सा वाला है, आपके कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, हुआ रेट गिवन है ना, तो भी इसको कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग मानना। फॉर्मूला क्या लगेगा थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस का, मैंने जो जो फैक्टर्स बताए सारे वही फैक्टर्स हैं। कौन कौन से सर, स्पॉट प्राइस, इसको तो कंसीडर करना ही है। स्पॉट प्राइस भी कौन सा, एडजस्टेड, किस काहे से एडजस्टेड है अभी देखेंगे, इनटू ई टू द पावर। अरे सर ये फॉर्मूला तो वैसे ही बना है ना, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई टू द पावर आरटी से फ्यूचर वैल्यू आ जाता है। हाँ जी, ये फॉर्मूला उसी से बना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का प्राइस, आज का स्पॉट प्राइस, इनटू ई टू द पावर आरटी। अब आर क्या हो गया है, सिर्फ आर नहीं रहा है, आर प्लस सी माइनस वी हो गया, माइनस वाई, आर प्लस सी माइनस वाई इंटू टी, टी फॉर टाइम पीरियड इन ईयर्स। सर ये पहले तो सिर्फ आर था, अब ये सी और वाई क्या हो गए हैं, आर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कौन सी, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना पैसा तो मैं कमा ही लूंगा उसको, अगर पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता, कमोडिटी नहीं खरीदता, जितना पैसा कमा लेता। कमोडिटी को होल्ड करने का कैरिंग कॉस्ट या शेयर्स को होल्ड करने का कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज सी। वाई क्या है, अगर उससे आपको कोई रिटर्न मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है इन परसेंटेज, तो दैट इज वाई। तो परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज में कैरिंग कॉस्ट और परसेंटेज में ही डिविडेंड यील्ड है, आर प्लस सी माइनस वाई इंटू टी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का नंबर ऑफ ईयर्स। स्पॉट प्राइस एडजस्टेड इंटू ई टू द पावर आर टी, आर की जगह आर प्लस सी माइनस वाई। कैरिंग को मैंने आपको जो जो फैक्टर्स बताए वो सारे काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, कैरिंग कॉस्ट, कोई रिटर्न वगैरह। तो इस तरीके से कॉस्ट के कारण प्लस कर दो और रिटर्न हो रहा है तो माइनस कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सर ये स्पॉट प्राइस एडजस्टेड क्या है, मैंने कहा देखो स्पॉट प्राइस एडजस्टेड ऐसा है कि अगर आपको क्वेश्चन वाला डिविडेंड परसेंटेज में ना देकर डिविडेंड अमाउंट में देता है, तो डिविडेंड मिलने के कारण आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसे हम स्पॉट प्राइस में एडजस्ट कर देंगे, स्पॉट प्राइस में एडजस्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, स्पॉट प्राइस मतलब आज का प्रेजेंट वैल्यू, और डिविडेंड मान लो मिलने वाला है 2 महीने बाद,
तो 2 महीने बाद मिलने वाले डिविडेंड का हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आता है क्या तुमको? यस सर, ये रहा। इसी को फ्लक्चुएट करके प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय ई टू द पावर आर टी। तो 2 महीने बाद जो डिविडेंड मिलने वाला है उसको ई टू द पावर आर टी से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करके स्पॉट प्राइस में से लेस कर दिया, क्योंकि इतना अमाउंट से मेरी कॉस्ट कम हो गई। और अगर मेरे को कैरिंग कॉस्ट भी परसेंटेज में ना देकर, कैरिंग कॉस्ट भी परसेंटेज में ना देकर रुपीज में दे रखा है, अमाउंट में दे रखा है, तो अमाउंट में दे रखा है तो मैं उसको भी क्या करूंगा, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके स्पॉट प्राइस में एडजस्ट कर दूंगा और स्पॉट प्राइस को बढ़ा दूंगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट के कारण मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसे मैं ऐड कर दूंगा। ओके, इस फॉर्मूले को अपन कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देख लेना है जो मैंने बताया था, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस वर्सेस थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। हम कंपेयर ही करते हैं कि अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कम सेम नहीं है, दैट मीन्स आप वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हैं, सर्टेन प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसे बोला जाएगा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। बस मैंने कहा स्पॉट प्राइस 500 चल रहा है, स्पॉट प्राइस के बेसिस पर फ्यूचर प्राइस एक्चुअली चल रहा है 550 और थियोरेटिकली हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए 520। तो मैं इस 520 और 550 का क्या कर सकता हूं, डिफरेंस का फायदा कमा सकता हूं, 30 रुपए का फायदा। स्पॉट प्राइस से नहीं, स्पॉट प्राइस से वैल्यू डिराइव हो गई फ्यूचर की। स्पॉट प्राइस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस क्या होगा और फिर कंपेयर करेंगे थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस को। तो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और सर्टेन 30 रुपए का प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा। ओके, इन्होंने कहा स्ट्रेटेजी बनाओगे कैसे, ये लास्ट पढ़ा रहा हूं। स्ट्रेटेजी बनाओगे कैसे, अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है थियोरेटिकल से, एक्चुअली कम चल रहा है मार्केट में, कोई चीज सस्ती मिल रही है तो तुम क्या करते हो, बोलो सर कोई चीज सस्ती मिलती है तो हम उसको खरीद लेते हैं, फ्यूचर बाय कर लेना, फ्यूचर बाय कर लेना। और क्योंकि तुमको सर्टेन प्रॉफिट कमाना है, रिस्क थोड़ी ना चाहिए, मैंने कहा नहीं रिस्क नहीं चाहिए, सर्टेन प्रॉफिट कमाना है ना, तुमने क्या किया, एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया। क्योंकि तुमको फ्यूचर सस्ता मिल रहा था तो तुमने फ्यूचर बाय कर लिया, फ्यूचर बाय कर लिया मतलब तुम जाओगे और शेयर खरीद लोगे, एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया। अगर तुमको सर्टेन प्रॉफिट कमाना है तो एक शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट करना पड़ेगा, ऑपोजिट दूसरे मार्केट में एक ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा दूसरे मार्केट में। दूसरा कौन सा, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में तुमको आज शेयर बेचना होगा। अगर किसी का फ्यूचर आप खरीद रहे हो, एसबीआई फ्यूचर खरीद रहे हो, तो एसबीआई को स्पॉट मार्केट में आपको बेचना होगा सर्टेन प्रॉफिट कमाने के लिए। ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट करना होगा सेकेंड मार्केट में। ऐसे ही अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस से ज्यादा हो, हमारे अकॉर्डिंग थियोरेटिकली 500 होना चाहिए और एक्चुअली चल रहा है 520। मैंने कहा अच्छा फ्यूचर ज्यादा चल रहा है मार्केट में, फ्यूचर सेल कर दीजिए, फ्यूचर सेल कर दीजिए। सेल करने का मतलब है आपने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया। शॉर्ट पोजीशन मतलब आप जाके फ्यूचर सेल कर रहे हैं, मतलब आप शेयर बेचोगे मतलब आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया। अब आपको अगर आर्बिट्रेज गेन करना है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन, एक ऑपोजिट पोजीशन बनाना होगा इन सेकंड मार्केट। सेकंड मार्केट मतलब फ्यूचर में अगर आपने बेचा है तो स्पॉट में आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी भी आपसे पूछी जा सकती है। आपके डेरिवेटिव के जो मॉड्यूल के स्टार्टिंग क्वेश्चंस है ना, वो इन्हीं पर बेस्ड है, सारे के सारे इसी पर बेस्ड है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन 10 इलस्ट्रेशन वगैरह तक इसी पर बेस्ड मिलेंगे आपको। तो चलिए उनको कल करेंगे सॉल्व। आज के लिए बस इतना है ना, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो।